नमस्कार स्टूडेंट्स, एनएसक्यूएफ लेवल स्टेयरिंग सिस्टम के बारे में आज पार्ट 1 में आप स्टेयरिंग क्या है, किस लिए इस्तेमाल किया जाता है गाड़ी के अंदर, इसकी हमें क्या ज़रूरत है, इसमें लगने वाले कौन कौन से कंपोनेंट है, सभी के बारे में जानेंगे। आइए देखते हैं स्टेयरिंग सिस्टम। पिछले स्तर में आपने पहले ही स्टेयरिंग प्रणाली के कार्यों और उनके अभिन्यास का अध्ययन कर लिया है कि भैया आपने नए लेवल 1 के अंदर जो है ना स्टेयरिंग के काम क्या क्या काम करता है वो सब चीज़ें आपने देखी हैं। इस सत्र में आप स्टेयरिंग प्रणाली के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इस जो लेवल 2 के अंदर आप जो है और भी ज़्यादा स्टेयरिंग सिस्टम के बारे में सीखेंगे। स्टेयरिंग प्रणाली की आवश्यकताएं, तो ये एक क्वेश्चन बार बार एक फाइनल एग्जाम्स के अंदर आता है। स्टेयरिंग प्रणाली की आवश्यकताएं कि हमारे को स्टेयरिंग सिस्टम की क्यों ज़रूरत है, तो हम इसके बारे में सीखेंगे। प्रणाली के निर्विघ्न प्रदर्शन के लिए किसी भी वाहन की स्टीयरिंग प्रणाली को निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए कि भाई जो हमारा स्टीयरिंग सिस्टम है बिना किसी रुकावट के जो है हमारी गाड़ी को सही प्रकार से चला सके, तो उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए। नंबर 1 है, इसे चालक द्वारा स्टीयरिंग व्हील पर प्रयुक्त घूर्णन प्रयास को बढ़ाना चाहिए कि भाई जब स्टीयरिंग को जब ड्राइवर घुमाए तो उस प्रयास को वो और अधिक कर दे, कि वो थोड़ा सा प्रयास लगाए लेकिन जो है गाड़ी ज़्यादा उस चीज़ में टर्न करे। इसे एक निश्चित परिमाण तक अपरिवर्तनीय होना चाहिए ताकि सड़क की सतह द्वारा झटके जिनका पहियों को सामना करना पड़ता है चालक के हाथों को प्रेषित नहीं होने चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये यहाँ पर बता रहा है कि भाई जब हमने उसको लगा दिया है तो उसके अंदर कोई भी परिवर्तन, कोई भी चेंजमेंट नहीं होना चाहिए। कब? जब वो सड़क की सतह द्वारा झटके। भाई सड़क पर जब गाड़ी चलेगी तो उस पर जो है ना खड्डों से या और कहीं किसी चीज़ से जो झटका लगेगा, जिनको पहियों को सामना करना पड़ता है, चालक के हाथों तक नहीं पहुंचना चाहिए। कि मतलब स्टेयरिंग में वो वाइब्रेशन नहीं होना चाहिए, हिलना नहीं चाहिए स्टेयरिंग जहाँ पर ड्राइवर उसको चला रहा है। तो ये उसका कहने का मतलब है, उसमें कोई बदलाव नहीं आना चाहिए जब स्टेयरिंग के अंदर जब ड्राइवर उसको चला रहा है। और सड़क के झटके जब उसमें लगे हैं तो सड़क के जो झटके हैं वो ड्राइवर के हाथों तक नहीं पहुंचने चाहिए। स्टेयरिंग यंत्रावली में स्वयं सुधार प्रभाव होना चाहिए ताकि चालक मोड़ प्राक्रमण के बाद जब स्टेयरिंग व्हील को मुक्त करता है तो व्हील को सीधे आगे की स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये बता रहा है कि स्टेयरिंग यंत्रावली यानी कि स्टेयरिंग जो प्रणाली है या सिस्टम है में सुधार प्रभाव होना चाहिए, स्वयं सुधार प्रभाव। कि भाई जब अपन ने मान लो गाड़ी को टर्न कर दिया, स्टेयरिंग व्हील को पूरा घुमा दिया, और जब हम स्टेयरिंग व्हील को छोड़ेंगे तो स्टेयरिंग व्हील घूम कर अपनी उसी पोजीशन पर आ जाओ जिस पोजीशन पर वो हमने उसको घुमाना स्टार्ट किया था, ताकि जब स्टेयरिंग मोड़ के जब ड्राइवर उसको छोड़ रहा है तो गाड़ी अपने आप उल्टी सीधी हो जाए। ठीक है, कहने का मतलब यही है इसका। पाठक यह ध्यान दे कि किसी भी प्रणाली की आवश्यकताएं भिन्न हो सकती हैं, परंतु उन्हें किसी न किसी प्रकार का औसत समझौता करना चाहिए। कि भाई सारे सिस्टम अलग अलग भी हो सकते हैं लेकिन उस चीज़ में सारे ने बढ़िया काम करना चाहिए। ये थी स्टेयरिंग प्रणाली की आवश्यकताएं। ये फाइनल एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपको नहीं याद करना है। ये 3 ही पॉइंट हैं जो मेन है, इनको याद कीजिए। स्टेयरिंग प्रणाली की कौन कौन सी आवश्यकताएं, क्वेश्चन बन के आएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम स्टेयरिंग प्रणाली के प्रकार। कि भाई जो स्टेयरिंग सिस्टम है हमारी जो कितने प्रकार की होती है, तो ये बता रहा है यहाँ पे। प्रयास उपयोग के ढंग के आधार पर स्टेयरिंग प्रणाली 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया। तो 1 नंबर का क्वेश्चन बन के आता है कि स्टेयरिंग सिस्टम कितने प्रकार के हैं, तो आपको बता देना है 2 प्रकार के। इनमें से कौन कौन से हैं? नंबर एक है मैकेनिकल लिंकेज टाइप स्टेयरिंग सिस्टम, यानी कि यांत्रिक योजक प्रकार स्टेयरिंग प्रणाली। नंबर 2 है पावर स्टेयरिंग। इस प्रकार की प्रणाली में हाइड्रोलिक द्रव को किसी यंत्रावली के साथ प्रचालन के लिए प्रयोग किया जाता है। कि भाई जो पावर स्टेयरिंग है उसके अंदर जो है ना हाइड्रोलिक लिक्विड का प्रयोग किया जा है, और इसको किसी भी प्रणाली यानी किसी भी सिस्टम के साथ लगा दिया जाता है ताकि वह उसको अच्छी प्रकार से काम कर सके। चलिए आज हम इन दोनों के बारे में देखते हैं कि कौन कौन से प्रकार के हैं, एक वीडियो के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। काम करता है।
हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग की बात की जाए तो एक ऐसा स्टीयरिंग मैकेनिज्म है जो ऑपरेशन के लिए इंजन के पावर का भी यूज़ करता है, यानी कि अकेले ड्राइवर को पूरी ताकत नहीं लगानी पड़ती। तो हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग जो है वो क्या करता है कि ड्राइवर का जो एफर्ट है उसे कम कर देता है, और इसे इसलिए लगाया जाता है ताकि जो ड्राइवर है उसे जो स्टीयरिंग के लिए ताकत लगानी पड़ती है वो कम लगानी पड़े। और इसके अंदर एक डिसएंगेज का फंक्शन भी होता है ताकि हाई स्पीड के अंदर जो व्हीकल है उसके व्हील्स है वो ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ी से टर्न ना ले ले। तो बात करते हैं हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग के कंस्ट्रक्शन की। तो जो रिजर्वियर होता है उसके साथ कनेक्ट होता है ऑयल पंप के साथ जो है कनेक्ट होता है डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व। ये एक 4 वे डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व है, यानी कि इसके 4 टर्मिनल होंगे। एक टर्मिनल है वो ऑयल पंप के साथ जुड़ा है, उसके सामने वाला जो टर्मिनल है वो रिजर्वियर में रिटर्न लाइन की तरह आता है। जो टॉप और बॉटम यानी कि जो अपोजिट टर्मिनल है वो दोनों लगे होते हैं एक डबल एक्टिंग हाइड्रोलिक सिलेंडर के अंदर। ये जो वाल आता है ये उसे स्पूल टाइप वाल कहा जाता है, और जो पंप है वो एक्चुअली में एक रोटरी टाइप का हाइड्रोलिक पंप होता है, और जिसे ऑयल पंप भी कहते हैं। अब जो सिलेंडर है उसकी बात करें तो सिलेंडर है जो फ्रंट 2 व्हील है उसके साथ कनेक्ट होता है, यानी कि जो टाई रोड आता है टाई रोड की जगह पे ये जो हाइड्रोलिक सिलेंडर है उसकी रैम्प को एक्चुअली में फिक्स कर दिया जाता है। बात करते हैं हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग के वर्किंग की। तो पहली कंडीशन के अंदर आप कोई भी इनपुट नहीं दे रहे हैं स्टीयरिंग व्हील को, जिसके कारण जो डायरेक्शन कंट्रोल वाल है वो टॉप चैम्बर और बॉटम चैम्बर यानी कि जो टॉप लाइन है और बॉटम लाइन है हाइड्रोलिक सिलेंडर की उसके अंदर कोई भी ऑयल नहीं जाने देगा, यानी कि टॉप लाइन बॉटम लाइन दोनों के अंदर सेम प्रेशर रहेगा, जो क्या करेगा कि जो हाइड्रोलिक सिलेंडर की रैम है उसे किसी भी डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट नहीं करने देगा, जिसके कारण आपके जो व्हील है वो कंप्लीटली स्टेडी एक पोजीशन के अंदर रह पाएंगे। बात करते हैं दूसरी कंडीशन की, जिसके अंदर आप अपनी कार को लेफ्ट साइड के अंदर टर्न कर रहे हैं, जिसके अंदर क्या होगा कि जो स्पूल वाल है वो ऑयल पंप को डायरेक्टली जो लेफ्ट साइड का चेंबर है उसके साथ कनेक्ट कर देगा, यानी कि जो ऑयल पंप है उसमें से प्रेशराइज ऑयल जो है वो लेफ्ट चैम्बर के अंदर जाएगा, जो रैम को राइट साइड की ओर धक्का मारेगा, यानी कि जो राइट साइड का चेंबर था उसका जो ऑयल है वो वाया रिटर्न लाइन फिर से रिजर्वियर के अंदर पहुंच जाएगा, और जिसके कारण आपके जो व्हील है वो लेफ्ट साइड के अंदर टर्न मारेंगे और आपका जो व्हीकल है वो लेफ्ट साइड के ऊपर टर्न लेगा। अब ये जो मूवमेंट है व्हील की और रैम की वो एक्चुअली में कंट्रोल होती है ECU के द्वारा, यानी कि जो ऑयल पंप है उसको कंट्रोल मिलता है ECU की ओर से। करते हैं तीसरी कंडीशन की। तो तीसरी कंडीशन के अंदर जो व्हीकल है उसे राइट टर्न लिया जा रहा है, तो इस बार जो स्पूल वाल है वो ऑयल पंप को कनेक्ट करेगा राइट साइड के चेंबर के अंदर, जो कि रैम्प को पुश करेगा लेफ्ट साइड की ओर, और जो लेफ्ट वाला चेंबर था उसका जो ऑयल है वो धीरे धीरे रिटर्न लाइन से नीचे पहुंच जाएगा रिजर्वियर के अंदर, और आपका जो व्हीकल है उसके व्हील है वो राइट साइड के अंदर टर्न ले लेंगे, और जिसके कारण आपका जो व्हीकल है वो राइट साइड के अंदर विदाउट मैनी मैक्स एफर्ट टर्न ले पाएगा। तो अब बात करते हैं पावर स्टीयरिंग के कट ऑफ सिस्टम की। तो यूजुअली जो मेजॉरिटी ऑफ व्हीकल है उसका पावर स्टीयरिंग 30 किलोमीटर प्रति घंटे से 40 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच में कट ऑफ हो जाता है, जिसका मेन कारण ये है कि अगर आप हाई स्पीड के ऊपर जा रहे हो तो आपका जो व्हील है स्टीयरिंग के पहले 2 व्हील है अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ी से टर्न ले गए तो आपका व्हीकल रोल ओवर होने की संभावना ज़्यादा है। जब कट ऑफ होता है तो क्या होता है कि हाइड्रोलिक सिलेंडर का जो पंप है उसे ECU एक्चुअली में बंद कर देता है, और उसके साथ जो नॉर्मल रैक एंड पिनियन स्टीयरिंग लगा होता है वो एक्शन के अंदर आ जाता है, और उसके मदद से आप अपने स्टीयरिंग को कंट्रोल में ले सकते हैं। बात करते हैं हाइड्रोलिक पावर सिस्टम के एडवांटेजेस की। तो ये ड्राइवर का जो फटीग है, ड्राइवर को जो ताकत आजमानी पड़ती है वो कम कर देगा। जो व्हील है उसके ऊपर से जो रिटर्न लोड आता है उसे कम कर देगा, यानी कि आपको स्टीयरिंग व्हील के ऊपर ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं मिलेंगे। और जो लास्ट है उसका मतलब ये है कि हाइड्रोलिक जो स्टीयरिंग है जिसके कारण जो हैवी ड्यूटी व्हीकल्स है उसके अंदर ड्राइवर को जो स्टीयरिंग घुमाने में तकलीफ पड़ती है वो तकलीफ कम हो जाती है, और जिसके कारण जो ड्राइवर है वो लंबी ट्रिप के ऊपर कंफर्टेबली जा सकता है। गाड़ी चलाना सीखते हैं, स्टीयरिंग का नियंत्रण सीखना सबसे मुश्किल काम होता है। क्या आप जानते हैं कि स्टीयरिंग व्हील के पीछे कुछ आश्चर्यजनक भौतिकी और यांत्रिकी जुड़ी है, जिसके कारण वाहन सही रास्ते पर चलता है और उसके पहिए फिसलते नहीं हैं। इस वीडियो में दिखाया जाएगा कि हमें स्टीयरिंग के लिए ऐसी कार्यप्रणाली की जरूरत क्यों होती है
और ये कैसे काम करती है, हम पावर स्टीयरिंग की कार्यप्रणाली को भी समझेंगे। इस वीडियो को सपोर्ट देने के लिए हम Brilliant.org को धन्यवाद देना चाहेंगे। जैसा यहां दिखाया है, एक ऑटोमोबाइल के बारे में सबसे अद्भुत बात यह होती है कि अगर आप पहिए को एक ओर झुकाते हैं तो पूरा वाहन घूम जाता है, लेकिन पहिए को झुका देने के बाद भी वाहन सीधी रेखा में क्यों नहीं चलता रहता? इस सवाल का जवाब पता लगाने के लिए हमें मानव के इस महत्वपूर्ण आविष्कार के पीछे की भौतिकी को समझना होगा, यानी कि पहियों की भौतिकी। उम्दा तरीके से घूमते हुए एक पहिए में कांटेक्ट पॉइंट पर वेग हमेशा शून्य होना चाहिए। इससे ये सुनिश्चित हो जाता है कि स्थिर सड़क और घूमते हुए पहिए के बीच कांटेक्ट पॉइंट पर फिसलन ना हो। लेकिन एक घूमते हुए पहिए का वेग किसी भी समय सतह पर शून्य कैसे हो सकता है? ये संभव है क्योंकि पहिए की दो तरह की गतियां होती हैं। एक तो पहिया कार की गति की दिशा में घूमता है और दूसरा अपनी धुरी के चारों ओर घूमता है। जब हम पहिए के निचले तल पर दोनों अवयवों के मान को जोड़ देते हैं तो हमें पता चलता है, क्योंकि वे दोनों विपरीत दिशा में थे, इसलिए एक दूसरे को काट देते हैं और परिणाम शून्य हो जाता है। घूमते हुए पहिए के इस सरल से सिद्धांत को ध्यान में रखकर आप स्टीयरिंग की कार्यप्रणाली को अच्छी तरह समझ सकते हैं। मान लेते हैं कि पहिए के घूमने के बाद भी कार सीधी रेखा में चलती रहती है। आइए एक बार फिर से पहिए के कांटेक्ट पॉइंट पर घूर्णीय यानी रोटेशनल और स्थानांतरीय यानी ट्रांजिशनल वेगों को देखते हैं। आप देख सकते हैं कि रोटेशनल वेग झुका हुआ है, जबकि ट्रांजिशनल वेग सीधा जा रहा है। इस कारण से दोनों वेग एक दूसरे को नहीं काटेंगे और पहिया फिसल जाएगा। शून्य वेग की स्थिति को प्राप्त करने के लिए एकमात्र तरीका यह होगा कि ट्रांजिशनल वेग को भी झुका दिया जाए। ये तभी संभव है जब पूरी कार किसी विशेष केंद्र बिंदु पर घूमे। इस स्नैपशॉट में यह तथ्य सटीक तरीके से दिखाया गया है। यहां सभी चार पहिए घूमने की बिल्कुल सही परिस्थिति में हैं। यहां गौर करने की सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे परफेक्ट टर्न के लिए आगे के पहियों की लंबवत रेखा को पिछले पहियों की धुरी के साथ किसी आम बिंदु पर मिलना चाहिए। यही शर्त स्टीयरिंग का सिद्धांत है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि दाहिने और बाएं पहियों के मुड़ने के कोण एक बराबर नहीं हैं। इस चित्र में दिखाया गया है कि अगर आगे के पहिए बराबर के कोण पर मिलेंगे तो पहियों की रेखाएं एक समान बिंदु पर नहीं मिल पाएंगी। इसका मतलब है एक परफेक्ट स्टीयरिंग के लिए दाएं और बाएं पहिए अलग अलग कोण पर मिलने चाहिए। स्टीयरिंग कार्यप्रणाली इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर बनाई गई है। आधुनिक वाहनों के स्टीयरिंग में आमतौर पर रैक और पिनियन कार्यप्रणाली प्रयोग में लाई जाती है। आइए देखते हैं कि ये कार्यप्रणाली वाहन को घुमाने का काम कैसे करती है। इस प्रणाली में रैक मुख्य होता है। रैक तना हुआ होता है ताकि ये सिर्फ सीधी रेखा में चल सकते हैं। पिनियन जो स्टीयरिंग से जुड़ा होता है, इस रैक को चलाने का काम करता है। स्टीयरिंग भुजा कहा जाने वाला एक हिस्सा दोनों पहियों से जुड़ा होता है। स्टीयरिंग भुजा भी तनी हुई होती है ताकि ये दिखाई गई धुरी के साथ केवल घूर्णन गति कर सके। स्टीयरिंग भुजा एक रोलर बेयरिंग के द्वारा कार के ढांचे से जुड़ी होती है ताकि ये भुजा केवल मुड़ सके। एक वक्र छड़ इस स्टीयरिंग भुजा को रैक से जोड़ती है। ये वक्र छड़ रोटेशनल और ट्रांजिशनल दोनों ही तरह की गतियां कर सकती है। अब देखिए कि जब रैक गति करता है तो पहिए में क्या होता है। आप देख सकते हैं कि दाहिने और बाएं पहिए अलग अलग दिशा में मुड़ रहे हैं। अगर आप दाहिने और बाएं पहियों के मिलने के स्थान का पता लगाएं तो आप देख सकते हैं कि मिलने का स्थान हमेशा पिछले पहियों की रेखा पर होता है। इस प्रकार रैक और पिनियन कार्यप्रणाली स्टीयरिंग के लिए आवश्यक शर्तों को परफेक्टली से पूरा करती हैं। इसी कारण वाहन बिना फिसले मुड़ पाता है। अभी तक हमने जिस स्टीयरिंग की चर्चा की है वो मैनुअल किस्म की है। आजकल ज्यादातर कारों में इलेक्ट्रिक मोटर की सहायता से चलने वाली पावर स्टीयरिंग व्यापक रूप से प्रयोग में लाई जाती है। इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग अधिक सटीक होती है और कार को घुमाना और भी आसान बनाती है। यहां पर एक कॉलम असिस्टेड पावर स्टीयरिंग दिखाई गई है।
यहाँ पर बिना ब्रश वाली एक डीसी मोटर स्टीयरिंग कॉलम और पिनियन को चलाती है। ये मोटर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों ही दिशाओं में चल सकती है। एक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट यानी ECU लगा होता है जो ये निश्चित करता है कि मोटर को कितनी पावर कॉलम में जानी चाहिए। ECU को कुछ जानकारियां भेजी जाती हैं, जैसे चालक द्वारा स्टीयरिंग व्हील पर लगाया गया टॉर्क, स्टीयरिंग व्हील की गति और वाहन की गति, और उसी के अनुसार ये समुचित टॉर्क लगाए जाने का निर्णय ले पाता है। चालक द्वारा लगाए गए टॉर्क को मापने के लिए हॉल इफेक्ट पर आधारित सेंसरों का प्रयोग किया जाता है। मोटर के द्वारा पावर असिस्टेंस दिए जाने के कारण चालक को पहिए को घुमाने के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता। क्या आपको लगता है कि ये एक परफेक्ट कार्य प्रणाली है? 1 मिनट रुककर सोचिए कि मोटर फेल होने की स्थिति में स्टीयरिंग का क्या होगा। आप शायद जानते होंगे कि एक वार्म स्क्रू एक वार्म गियर को घुमा सकता है, लेकिन एक वार्म गियर एक वार्म स्क्रू को नहीं घुमा सकता। इसका मतलब यह है कि जब मोटर फेल हो जाती है, चालक के द्वारा मैनुअल रूप से घुमाए जाने पर वार्म ड्राइव में तनाव के कारण स्टीयरिंग घूम नहीं पाएगा। संक्षेप में कहें तो मोटर जाम हो जाएगी। इस समस्या का समाधान निकालने के लिए स्टीयरिंग व्हील के घुमाव को कभी सीधे वार्म गियर से नहीं जोड़ा जाता है। इसके बजाय ये प्लैनेटरी गियर सेट से होकर गुजरती है। यहाँ चालक द्वारा स्टीयरिंग घुमाए जाने पर उत्पन्न रोटेशन सन गियर को भेजा जाता है, आउटपुट कैरियर को भेजा जाता है, और तब वार्म गियर प्लैनेटरी गियर सेट के लिए रिंग गियर भी बन जाता है। सामान्य संचालन के दौरान रिंग गियर की पावर आसानी से कैरियर में स्थानांतरित हो जाती है। मोटर फेल हो जाने पर रिंग गियर गति नहीं कर सकता, लेकिन आप देख सकते हैं कि चालक द्वारा सन गियर को भेजा गया मैनुअल रोटेशन फिर कैरियर में स्थानांतरित होता है और अंततः पिनियन गियर में जाता है। क्या आप स्टीयरिंग जैसी और भी आश्चर्यजनक कार्य प्रणालियों के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं, और वो भी संक्षिप्त और इंटरैक्टिव?